तो ओह। मेरी ट्रेनिंग कब हुई थी? मेरी ट्रेनिंग हुई थी तकरीबन अगले साल अक्टूबर में, तकरीबन अच्छा, 1 साल के बाद। तो हाँ, फिर आप फिर एक मैंने साल। मेरी जो मैं काम करता रहा 1 साल। मैं अपने उस बैच में जो बंदा था वो मैं 1 साल पहले काम करने के बाद तब जाके फिर मैं अगला जो बैच आया उनके साथ फिर मैंने ट्रेनिंग Then what is the use of training की। then? सर हाँ एक्चुअली हाँ प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ है, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर इंट्रोडक्शन। अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, whenever you are watching this video. Today we have a very special guest. He was my teacher, mentor throughout the preparation of my GATE journey. Right now it's been more than 3.5 years. He is scientist at ISRO. Welcome sir, welcome. It's my थैंक यू pleasure अलन, to have you tonight. थैंक यू अलन, थैंक यू सो मच। And first of all, congratulations, sir. For viewers who don't know, recently, sir became father of a very beautiful child. Sir, congratulations. Thank you, Alan. Thank you very much. How is the feel, sir? It's, But it's a very nice feeling actually, because it's like you are moving from one. It's like transition in the life from the beginning, like when you are studying and then you started doing a job and then marriage and then the kids. So it's like different phases in the life. it's a new phase of life. But New phase. it's really disheartening that to hear that you didn't meet your child. Correct. Actually, see, the reason is that I am living in the Kerala and my family is staying at the Uttar Pradesh. Here in Kerala nowadays, the cases of the corona per day actually around 2,500 plus cases are coming in the Kerala, and in Trivandrum itself around more than 500 cases are coming. So it's like it's a big number actually. So it's a highly risky to go outside, and especially when you are going through airport and others. So the chances are very high that you may get contaminated, and no, it's not just the you actually. So when you will go to your village, then not only it's a dangerous for your family but the locality also. So I don't want that because of me other people should not feel trouble. So Right, that's sir. why I thought that I will wait for some time, and then as soon as the situation will be a little bit better, like in 1 or 2 months, then definitely I will go. Right, sir. Let's start with the very beginning, सर। तो मुझे जहां तक याद है, it was 2015 I guess, जब आपने मेरे बैच को पढ़ाया था। तब तो मैं आपसे इतना क्लोज नहीं था, लेकिन चलते चलते क्लोज हो चुके हैं। तो सर फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर आपने MNIT भोपाल से एमटेक करी है, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। तो सर जैसे कि आपको भी पता होगा कि जनरली लोग क्या करते हैं कि इसरो और गेट को साथ में देते हैं या सेम ईयर देते हैं, और फिर अगर इसरो क्लियर होता है तो इसरो में चल जाते हैं, अगर गेट क्लियर होता है तो IITs में चल जाते हैं या PSUs में चल जाते हैं। तो आपका थॉट प्रोसेस क्या था कि मतलब एमटेक हो गया अब इसरो देते हैं, मतलब ये कैसा थॉट प्रोसेस है? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि मैं 2000 स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। एक्चुअली अगर जाना है तो फिर 1 साल पहले निकलते हैं आप लोग। तो 2012 के बाद दिल्ली चला गया था और मुझे प्रिपेयर करना था गेट का, क्योंकि स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है। ऐसा होता है ना, कई बार लाइफ के अंदर कुछ टर्न ऐसे निकल के आते हैं कि आपकी जो लाइफ है ना वो बिल्कुल बदल जाती है और आप एक दूसरी डायरेक्शन में निकल जाते हो, क्योंकि जिंदगी में ना आपको पता नहीं कि क्या लिखा है आपकी जिंदगी में। ऐसा हुआ कि 2012 में हमारा बैच चला था, बहुत सही था, बहुत सही जा रहा था। वहाँ के जो वीकली टेस्ट वगैरह होते थे उसमें भी टॉप 5 टॉप 10 में नंबर रहता था, तो सब बहुत सही था। तो लेकिन वही है ना कि गेट जो है वो 3 घंटे का खेल है। बस 3 घंटे में ही पूरा सब कुछ सेटल जाता है कि आपको क्या मिलने वाला है क्या नहीं है। तो 2013 का जो एग्जाम था उसमें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाया, तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड था। मैं घर वापस चला गया अपने, और फिर वहां से मेरे जो प्रोफेसर्स वगैरह थे उनसे बात हुई। तो सर ने, जो वहाँ पे एल्गोरिथम्स के सर थे एक्चुअली, सुब्बा रेड्डी सर, उनके साथ बहुत सही मतलब एक रिलेशन था। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वापस आ जा, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। लेकिन अब वो है ना एक तरह से कि वापस आ जा, फिर मतलब दिल्ली पे रहना और फिर से मतलब फीस वगैरह का, तो एक फैमिली पे बर्डन एक्स्ट्रा बढ़ जाता। तो अब वो भी देखना था कि मतलब कहाँ से आएगा। तो बहुत सारे फैक्टर थे एक्चुअली। तो उसको कंसीडर करते हुए मैंने लगा कि भाई ये जो एक तरह से बर्डन है, ये फैमिली की बजाय इसको खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, ये देखो कि जो मिला है उसमें से बेस्ट कैसे निकाल सकते। फिर जो भी थी रैंक उसके हिसाब से मैंने काउंसलिंग के लिए मैं चला गया, जो किसके बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको काउंसलिंग को, सीसीएमटी की जो काउंसलिंग हो, उसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे जो है भोपाल में एडवांस कंप्यूटिंग ब्रांच में एडमिशन मिल गया। ये 2013 की बात है, मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद लेकिन एडमिशन तो ले लिया, लेकिन अब कहीं ना कहीं पॉइंट था जो अटक रहा था, एक कसक, एक जिसको बोलते हैं ना लाइफ के अंदर की, मतलब कुछ ना कुछ आपको पिंच करता रहता है, कुछ ना कुछ पुश करता रहता है कि नहीं मतलब कुछ ना कुछ तो है, रह गया है, वो करना है। तो ऐसे ही चलता रहा। 2014 में IIT चेन्नई का जो MS प्रोग्राम है उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया था और मैं गया था वहां पे। मेरे बैच के ना बहुत सारे बंदे गए थे, मेरे जितने फ्रेंड्स एक्चुअली, हमारा एक ग्रुप था फेसबुक पे, मान के चल 150-200 बंदे होंगे शायद उसके अंदर। तो अपन लोग डिस्कस करते थे ऐसे उस टाइम पे, गेट के टाइम पे। तो बहुत से ऐसे बंदे थे जिनको मैं मतलब फेस टू फेस जानता भी नहीं था। तो तब जाके वहां पे इंट्रोडक्शन हुआ। तो वो एक सही मानता हूँ कि IIT चेन्नई में जाके मतलब बहुत सारे दोस्तों से मिला था उस टाइम पे, उस MS के इंटरव्यू के दौरान।
उसके बाद फिर रिटर्न दिया, वहां पे रिटर्न क्लियर हो गया। एक्चुअली 2 राउंड होते हैं उस साल पे रिटर्न के। पहला था अभी एक भी ऑब्जेक्टिव वही है सर। अच्छा अभी भी वही है, सही है। हाँ एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव हुआ था फिर सेकंड। हाँ हाँ। तो पीआई में मैं लटक गया, नहीं हो पाया मेरा, फिर मैं वापस आ गया घर पे। घर पे नहीं, एक्चुअली मैं भोपाल ही चला गया। एक साइंटिस्ट को लेकिन मैं मना लगा कर रहा लेकिन मैं लगा रहा एक्चुअली। उसके बाद फिर उसी साल मैंने अप्लाई किया फिर BARC मुंबई में, जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एक्चुअली वो एक ऐसा पीरियड था ना जब और फेलियर से फेलियर था। साइड बाय साइड आप एनआईटी भोपाल में रेगुलर स्टूडेंट भी थे? हाँ, रेगुलर स्टूडेंट था उस टाइम। यस। अच्छा। तो उस टाइम पे ऐसा हो रहा था कि मैं मतलब बहुत सारे एग्जाम्स भी दे रहा था गवर्नमेंट, बहुत सारे, क्या मतलब 3 ही एग्जाम्स थे मेरे माइंड में जो थे। जब ये आईआईटी का खत्म हो गया एक्चुअली, जब नहीं हुआ ना मेरा आईआईटी में, तो फिर मैंने कहा यार अब नहीं ट्राई करूंगा, अब तो फिर चलता है। क्योंकि मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव था कि मेरे को ऐसा है कि 1-1.5 साल जो भी मैंने पढ़ लिया है ना, अभी वो बर्बाद नहीं करना है। ऐसे नहीं है कि मैं फिर से जाऊंगा फिर से उसी साइकिल में रिपीट करूंगा, सो देयर इज नो पॉइंट इन दैट। तो फिर मैंने कहा अब यहाँ से जहां भी जाना है, तो 3 ऑप्शंस मेरे पास थे, मैंने डिसाइड कर लिया। या तो BARC मुंबई, सेकंड ऑप्शन था मेरा DRDO, और थर्ड ऑप्शन मेरे पास एक और था ISR। ऑर्डर में इट्स नॉट द करेक्ट, बट इट्स लाइक जस्ट द नंबर ओनली। हाँ। तो मैंने अप्लाई किया BARC मुंबई के लिए। रिटर्न मेरा क्लियर होगा, मैं इंटरव्यू के लिए गया। इंटरव्यू में हुआ, वहाँ का जो इंटरव्यू है थोड़ा अलग ही होता है एक्चुअली BARC मुंबई का। मतलब ऐसा हुआ कि किसी एक टॉपिक के पे आके प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे था कुछ, तो एक प्रोफेसर के साथ में आर्ग्यूमेंट हुआ कि वो कह रहे थे कि दिस इज नॉट द वे लाइक दिस। मैं किसी एक पॉइंट को बोल रहा था। मैं एक्चुअली जो पॉइंट बोल रहा था, एक्चुअली वो हमारी एक बुक है ना, विलियम स्टेलिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एग्जैक्टली सिमिलर है। मतलब वो आई वाज क्वाइट श्योर कि उस पॉइंट पे मैं सही था, लेकिन कुल मिलाकर जो हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद DRDO को मैं लिख नहीं पाया एक्चुअली, मैंने तब तक लिखा नहीं था एक बार भी DRDO को। उसी बीच में इसरो का नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा। और तब तक 2015 का तकरीबन मई या जून आ चुका था, शायद मई के लगभग आ चुका था, अप्रैल मई की बात है। 2015 का मई जून आ गया था। हाँ, मई के लगभग आ गया था। तब तो आपकी एमटेक भी खत्म होने वाली होगी ऑलमोस्ट। हाँ, खत्म होने वाली थी एक्चुअली। तो जब मैं थीसिस लिख रहा था उसी टाइम के बीच की बात है, फॉर्म भर दिया और तकरीबन जून में इसका एग्जाम होना था, इसरो का। लेकिन उस साल हुआ क्या कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया। अच्छा। और जून का जो एग्जाम था वो तकरीबन अक्टूबर में पहुंच गया। अच्छा। अक्टूबर में, हाँ 11 अक्टूबर 2015 में हुआ था उस साल का एग्जाम, एग्जैक्टली। तो वो एग्जाम पोस्टपोन हुआ। तो मैं तब तक जो है ना, मेरा जो एमटेक था वो खत्म हुआ और जो थीसिस वगैरह थी सबमिट की। अब उसके बाद घर जाने का टाइम आ गया। अब इतने 4-5 महीने का टाइम था। और दूसरी बात यह कि अब ये तो एक एग्जाम ही होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि एग्जाम हुआ और बिल्कुल 100% ही है मेरी जॉब भी लग जाएगी। तो एक तरह से अनसर्टेनिटी का पीरियड था कि भाई अब क्या होगा। अब फिर उसी पॉइंट पे तो नहीं मैं आएगा जहां से मैं स्टार्ट किया था। इसी बीच में प्लेसमेंट का मैं एक्चुअली कोई खास ध्यान दिया नहीं। बहुत सारी कंपनी है एक्चुअली, MNIT का जो प्लेसमेंट है वो काफी सही है, जो भोपाल का है, काफी अच्छी कंपनी आती है वहाँ पे। फिर क्या हुआ कि ये जो जहाँ पे अपन लोग, मैं पढ़ाता था उस टाइम पे, इनका एक नोटिफिकेशन देखा मैंने। अच्छा। तो उसमें लोगों ने क्या बोल रखा था कि आप अपना एक वीडियो बना के भेज दो, तो अपन लोग अगर आपको अपन सही लगा उनको तो हम लोग आपको कॉल कर लेंगे। मैंने कहा यार अब खाली हाथ घर जाएंगे सब, बेहतर तो है कि अपन कुछ ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैं 2-4 दिन के लिए रुक गया वहीं पे, भोपाल भी रुक गया। तो लास्ट के दिन अपने दोस्तों को बोल के मैंने कहा यार एक फोन ही बकवास सा था कोई एक छोटा सा वीडियो शूट कराया उसका, क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग पे था शायद कोई, हाउ पैकेट्स मूव इन द नेटवर्क लाइक दिस। और मैंने उनको भेज दिया। तो उन लोगों ने कॉल किया कि भैया आप आके इंटरव्यू दे दो यहाँ पे बैंगलोर में। तो फिर मैं बैंगलोर चला गया। फिर इंटरव्यू वगैरह हुआ उनका। फिर वहाँ पे उन लोगों ने बोल दिया कि ठीक है सर आप फिर सर उसके बाद फिर पूना कैसे आना हुआ? फिर वहां से आपकी सिलेक्शन हो गई, फिर आप पुणे आ गए? अच्छा पुणे, अच्छा हाँ, पुणे की बात क्या हुई कि जब हो गया तो फिर वहां पे क्या होता था कि इनके यहाँ पे इनके बहुत सारे टाई अप है। एक तो इनका मेन सेंटर जो था वो तो बेंगलोर में है, और इनके बहुत सारे टाई अप्स हैं अलग अलग सिटीज में। उस टाइम मैंने बहुत भारत दर्शन किया मतलब मैं तेरे को बताऊं कि उस टाइम पे इतना ज्यादा घूमा मैं, एक तरह से काम के चक्कर में था बस। पुणे में, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, इस तरह जितने भी मतलब अलग अलग सेंटर्स पे थे ना, हर जगह एटलीस्ट जा चुका था। चेन्नई वगैरह में कुछ टाइम तक सही लगा, लेकिन बाद में फिर मेरे को भारी सा लगने लगा यार। मैंने कहा अब इतना ज्यादा नहीं चल सकता। मैंने कहा एक जगह रुकना है। और ऐसा नहीं है कि मतलब जॉब सही नहीं थी, टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, बहुत सही था, मेरे को अच्छा लगता था, मतलब एक तरह से इंटरेस्टिंग लगता था। तो सर, तो जब आपने इसरो दिया था आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ था? मतलब इसरो वर्सेस गेट, क्या डिफिकल्ट है, क्या आसान है? देखो ऐसा है, गेट में जो मिलते हैं 65 क्वेश्चंस आते हैं और 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। इसरो के अंदर 80 क्वेश्चन आते हैं और 1.5 आवर मिलता है, 1.5 घंटा। अच्छा, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए? हाँ एग्जैक्टली, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। प्लस बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके गेट के ही स्टैंडर्ड के होते हैं। उसके अलावा कुछ 20% क्वेश्चंस आपको मिलेंगे माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड। माइक्रो प्रोसेसर और जो आपका डिजिटल लॉजिक डिजाइन है, DLD जिसको बोलते हैं ना अपन लोग,
माइक्रो प्रोसेसर डीएलडी, इसका थोड़ा 20% रेशियो ज्यादा रहता है ओवरऑल अलग क्वेश्चन से, जिसमें से आप फिर एप्टीट्यूड को निकाल दो क्योंकि दैट्स नॉट रिक्वायर हियर, और मैथमेटिक्स को भी आप निकाल दो, दैट्स नॉट रिक्वायर। तो वो जो प्योर टेक्निकल एरिया है, उस टेक्निकल एरिया में से 20% आपका रिजर्व कर दो डीएलडी और माइक्रो प्रोसेसर, और रेस्ट का जो आपका 80% है उसमें आपका बाकी सब्जेक्ट जितने भी हैं। और फिर सर आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था सर? इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखो ऐसा है कि इंटरव्यू किसी भी बंदे का सेम नहीं हो सकता, भले ही वो सेम पैनल ही क्यों ना हो, ये डिपेंड करता है अलग अलग का। तो मैं बताऊं कि मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो यहीं पे हुआ था, ट्रिवेंड्रम में हुआ था, 29 फरवरी का था। एक्चुअली वो साल भी थोड़ा यूनिक था, 2016 की बात है ना, 2016 की 29 फरवरी, शायद कुछ 12 लोग थे पैनल के अंदर। स्टार्टिंग जो हुई थी एक्चुअली मेरे इंटरव्यू की, वो जो जयलाल शर्मा सर थे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ग्राफ थ्योरी से स्टार्ट हुई थी, ग्राफ थ्योरी से बेसिक थ्योरम्स जो थी आपकी वो उससे स्टार्ट करी, एजेस वेजेस की, फिर ग्राफ ट्री के क्वेश्चंस आगे, डिफरेंसेस, फिर कुछ थ्योरम्स प्रूफ वगैरह करवाई, फिर हीप के क्वेश्चंस आगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे पूछ लिया कि इस ऑपरेशन की कितनी होती है। सपोज एक मैडम थी, उन्होंने पूछा इसको प्रूफ करके दिखाओ कि व्हाई इट इज लॉग एन। तो फिर एक क्वेश्चन पूछ लेता कि कंप्लीट बाइनरी ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, लेफ्ट हाफ और राइट, अभी याद नहीं है मेरे को एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, लेकिन कोई प्रूफ पूछ रहे थे वो लोग। सर तो वहाँ पे ऐसे पूछते नहीं है कि कोई सब्जेक्ट चूज कर लो, या फिर वो लोग डायरेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं? पहले बोल रहे थे कि सभी से ऐसे मतलब 4-5 सब्जेक्ट तो वो लोग बोलते हैं कि 5 सब्जेक्ट आप अपने बता दो कोई भी है, और प्रोग्रामिंग मत बताओ क्योंकि प्रोग्रामिंग वो दे डोंट कंसीडर इट एज सब्जेक्ट। प्रोग्रामिंग के अलावा प्रोग्रामिंग वो पूछेंगे आपसे, दैट्स नॉट लाइक इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी, और सॉरी इट्स नॉट लाइक ऑप्शनल। और प्रोग्रामिंग के अलावा आप कोई भी 5 सब्जेक्ट बताओ सर, क्योंकि 5 सब्जेक्ट जो 5 कोर सब्जेक्ट्स होंगे उसमें कोई ना कोई तो ऐसा प्रॉब्लम पूछ लेंगे जिसमें वो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल टेस्ट कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हर जगह यार। कंप्यूटर साइंस अगर आपने सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बता दिया आपने, तो पूछ लेंगे आपसे, बताओ ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रहा है, मैसेज पासिंग कैसे हो रही है, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के बता दो कैसे करोगे, जावा में लिख दो, सी में लिख दो, तो वो कहीं भी लिखवा लेंगे। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाली जो एल्गोरिथम है वही लिखवा लेंगे, कौन सी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करोगे, और सब पूछ लेंगे फिर उसी में। उसी से पता चल जाएगा ना कैसे करेंगे। राइट, सही बात है। नहीं, उसके अलावा मतलब नॉर्मल भी अगर क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सपोज ट्री का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या तो आप मतलब कहीं कहीं पे आप सपोज लिंक लिस्ट का यूज कर रहे हो, कहीं हैश टेबल्स वगैरह का यूज कर रहे हो, हैश मैप हैश टेबल्स में क्या डिफरेंस ले लोगे, तो इस तरह की चीजें वो ऐसे तो मतलब ये तो एक तरह से जहाँ पे प्रोग्रामिंग आ जाएगी ना, तो उससे जुड़े तो फिर n नंबर के क्वेश्चन दे विल आस्क यू। एक तरह से मतलब मैं पूछ रहा था कि जो कॉन्क्रीट टॉपिक्स हैं, अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो ऐसे ऐसे टॉपिक से वो लोग उठा रहे थे कि ग्राफ से उठाया और ग्राफ ट्री, और फिर ऐसे घुस गए एल्गोरिथम्स में घुस गए, फिर एल्गोरिथम से क्वेश्चंस, एल्गोरिथम्स के साथ साथ में फिर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे। सर जो आपने आईआईटीएम में, जो आईआईटी चेन्नई में आपने जो एमएस का इंटरव्यू दिया था, उससे आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला था? ये इसरो की इंटरव्यू में हेल्प हुई थी? एक्चुअली क्वेश्चंस सेम तो नहीं थे, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस था, क्योंकि आईआईटी मद्रास में जो था वहां पर भी जो टॉपिक पूछा गया एक्चुअली एल्गोरिथम्स पे था। वहां के जो क्वेश्चंस थे, एक आध क्वेश्चन तो मेरे को याद भी है, शायद उस पे था, एक तो डेप्थ फर्स्ट सर्च पे था, डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे काम करता है, और फिर वो जो 3 तरह के नोड्स अपन लोग निकालते हैं, वो सारे नोड्स का रूल क्या है, और फिर साइकिल कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर आपको साइकिल निकालनी है तो बीएफएस यूज करोगे या डीएफएस यूज करोगे, तो वही इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछ रहे थे। फिर बेसिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मतलब ये नोटेशंस का क्या मतलब है, ये सपोज आप मैं लिख दूं बिग O n और बिग O n स्क्वायर, कौन सी बढ़िया है कौन सी खराब है, ओमेगा में क्या फर्क है। हाँ, एक कमाल क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, ये पूछा था उन लोगों ने, आपको शॉर्ट करने हैं नंबर्स, आपको दिए हैं तो मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोई ऐसी कंडीशन नहीं बताई थी। मैंने कहा सर ये तो डिपेंड करता है आप किस तरह की मॉडल यूज करते हो, जैसे कि कंपैरिजन बेस्ड मॉडल है, या तो आप डेटा सेट आपका एक फिक्स है जिसके अंदर एक रेंज के अंदर इनपुट है, तो ये तो लीनियर हो गए तो फिर n लॉग है, तो पूछ रहे थे। तो तब हाँ तब प्रूफ भी पूछा था उन लोगों ने कि वाइट इज n लॉग है, पूरा वही क्या बोलते हैं डिसेंट्री मॉडल वगैरह बनाया। सपोज n की है तो n फैक्टोरियल लीव्स होंगी, फिर अगर ये बाइनरी ट्री बना तो उसकी हाइट h है तो 2 की पावर h लीव्स होंगी, तो कंडीशन सेटिस्फाई करो 2 की पावर h ग्रेटर देन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, तो वही पूरा जो नंबर ऑफ अभी भी सब रटा हुआ है सर। वही है एक्चुअली। तो फिर वही जो क्या बोलते हैं उसकी जो हाइट निकल के आएगी वो n log n, हाइट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ कंपैरिजंस, तो फिर सेटिस्फाई थे कि नहीं। तो इस तरह के मतलब कई बार होता है ना, अपन लोग ऐसा बोल देते हैं कि लाइक इट्स n log n, तो बट आपको उनको समझ में नहीं आता, ये आप पढ़ा तो है नहीं इस तरह की चीजें कभी, अगर ये n log n क्यों आ रहा है तो फिर वो लोग पकड़ लेंगे आपको वहीं कि इस बंदे ने सिंपल रट रखा है बस ये n log n, इसको मालूम कुछ नहीं है, तो फिर वो समझ जाएंगे। और वैसे भी यार आईटीएन है तो इन सबको पता रहता है इस चीज का। राइट सर। सर हाउ वाज योर बिगिनिंग डेज, मतलब जो आपका ट्रेनिंग का दिन था? देखो ऐसा है यहाँ पे कि ट्रेनिंग मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी
मैंने ज्वाइन किया था एक्चुअली साल की तरह से एंड टाइम में। तो मेरे बहुत सारे जो बैचमेट थे उन लोगों ने ज्वाइन कर चुके थे, वो लोग जून जुलाई में ज्वाइन कर चुके थे और मैंने ज्वाइन किया अक्टूबर में। तो उस टाइम पे मैं अकेला बंदा था। और अच्छा, आपने अपनी ज्वाइनिंग डिले कर रही थी? मैं वहां पे काम कर रहा था ना एक्चुअली। अब इधर से एकदम छोड़ के नहीं आ सकता था, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था यहाँ पे उस टाइम पे कि यू हैव टू ब्रिंग दैट सर्टिफिकेट ना, एक लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है कोई जब आप किसी कंपनी को छोड़ते हैं। हाँ। तो अब एक तरह से मतलब वही कि अच्छी मतलब एग्जिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ऐसे छोड़ के आ जाओ, तो वो दैट्स नॉट ए गुड साइन एक्चुअली। तो एक तरह से पूरा प्रोफेशनल तरीके से मैं उसको करके आया, तो उसलिए फिर थोड़ा टाइम लग गया। और फिर थोड़ा मैंने कहा अब आ रहे हैं तो एक आध महीना घर भी रुक जाओ यार, अभी वो टाइम हो गया एक्चुअली मेरे घर गए उस टाइम पे। तो इसलिए मैंने अक्टूबर में ज्वाइनिंग ली थी। उस टाइम पे फिर कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी एक्चुअली उस टाइम पे मेरी। तो मेरी ट्रेनिंग कब हुई थी? मेरी ट्रेनिंग हुई थी तकरीबन अगले साल अक्टूबर में, तकरीबन एक साल के बाद। तो फिर आप एक साल मैं काम करता रहा एक साल। मैं अपने उस बैच में जो बंदा था वो मैं एक साल पहले काम करने के बाद तब जाके फिर मैं अगला जो बैच आया उनके साथ फिर मैंने ट्रेनिंग दी। Then what is the use of training then? एक्चुअली यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है ना इस तरह की, एक तरह से आपको दिखाया जाता है कि एक तो बहुत सारी विजिट्स होती है, साइट विजिट होती है, ठीक है ना। उन साइट विजिट के से आपको ये बताया जाता है कि कौन कौन से सिस्टम्स है, जो मेन टेक्नोलॉजी है उन पे कैसे काम हो रहा है, ठीक है ना। मैकेनिकल में बेसिकली मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस का तो ऐसा कोई खास नहीं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की तो व्हाट यू विल शो टू समबडी सॉफ्टवेयर। तो हाँ वही था। तो इस तरह का ही है मतलब बेसिकली। तो वो बाद में हुआ था, उससे पहले मैं एक्चुअली 2-3 सॉफ्टवेयर बना भी चुके थे और ऐसे काम चल ही रहा था। कंप्यूटर साइंस को एक्चुअली इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है भी नहीं उस तरह की ट्रेनिंग की, उस तरह की एक्सपोजर की। हाँ लेकिन एज ए ओवरऑल इसरो के एक्सपीरियंस के लिए दैट एक्सपोजर इज वेरी गुड एक्चुअली। तो आपको सारे सेंटर विजिट करने का मौका मिलता है बहुत सारे। और फिर उसके बाद फिर जो 1 महीने की पढ़ाई चलती है आपकी, उसमें आपको एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, लॉन्च व्हीकल के बारे में वो लोग पढ़ाएंगे, अलग अलग फैकल्टी आती रहेंगी। और फिर 1 महीना उसके बाद होगा फिर आपका एरिया स्पेसिफिक कोर्स। एरिया स्पेसिफिक में चलता है, मान लो लॉन्च व्हीकल का जो है उसमें तो लॉन्च व्हीकल का डिटेल्स चलेंगी, प्रोपल्शन की डिटेल्स चलेंगी, और बहुत सारी नेविगेशन गाइडेंस की डिटेल्स होंगी, कंट्रोल की डिटेल्स होंगी। और दूसरा एरिया आता है आपका सैटेलाइट का, उसमें फिर वो सैटेलाइट स्पेसिफिक उनका जो कंटेंट है वो पढ़ाया जाता है। तो वो डिपेंड करता है आप किस सेंटर पे ज्वाइन करते हो। तो जैसे सपोज आप बीएसएससी में ज्वाइन कर रहे हो, एलपीएससी, तो ये लॉन्च व्हीकल कैटेगरी में आते हैं, तो इनका कंटेंट अलग हो जाता है, बाकी सैटेलाइट का कंटेंट अलग हो जाता है। उसके बाद जब 1 महीना वो भी खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर 1 महीना आपको मिलता है प्रोजेक्ट का। तो फिर आप क्या करते हो कि आप वापस जाते हो अपने पेरेंट सेंटर पे, जो भी आपका सेंटर है, और फिर वहां जाके आप एक्सेप्ट द डिवीजन इन विच यू आर वर्किंग, आप कहीं भी जाके आप कोई आप प्रोजेक्ट मांग सकते हो, कर सकते हो। तो ऐसे ही फिर 1 महीना प्रोजेक्ट होता है, फिर उसका एक पूरा पैनल बैठता है, वो इवैल्यूएट करता है। सर तो एक और जो चीज है कि जैसे आपने एज अ सीएस ग्रेड आपने ज्वाइन किया, तो विल यू गेट ऑप्शन कि नहीं भाई मेरे को एआई एमएल में ही रिसर्च करना है इसरो के अंदर, या फिर वो पहले से अलोकेट करते हैं?